राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी दैनिक करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। तो बच्चों, हरियाणा जीके के साथ साथ जो स्टैटिक जीके या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीछे एग्जाम्स में आए हैं, हम उन सब पे डिस्कस जो है साथ में करेंगे, जो कि आपकी आगामी आने वाले जो परीक्षाएं हैं हरियाणा एसएससी की, उनके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, प्रदेश में वर्तमान में कितनी गौशालाएं हैं? वर्तमान में हमारे प्रदेश में कितनी गौशालाएं हैं? तो बच्चों ये हैं 624। कितनी है? 624। रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड, पंजीकृत और गैर पंजीकृत कितनी है? टोटल 624 है। इनमें से पंजीकृत कितनी है ये आपको कमेंट करके बताना बच्चों, कितनी पंजीकृत गौशालाएं हैं। ठीक है, अगर हम गौशालाओं की बात करें तो प्रथम हरियाणा में जो प्रथम गौशाला है, प्रथम गौशाला वो स्वामी दयानंद के प्रयासों से रेवाड़ी में स्थापित की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से पहली गौशाला हरियाणा एसएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। कहां? रेवाड़ी में स्थापित की गई थी। वर्तमान में 624 गौशालाएं जो हैं वो हमारे प्रदेश में हैं, जो रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड हैं, और 4,44,000 गोवंश जो है वो इनमें 4,44,000 गोवंश रखा जाता है बच्चों। तो ज्यादातर गौशालाएं जो हैं, ज्यादातर गौशालाएं वो दानवीरों पर डिपेंड रहती थी, जो चंदे से चलती थी। लेकिन अब जो गौशालाएं बड़ी तरक्की की कर रही हैं, जैसे हिसार का लाडवा गांव है, वहां की गौशालाएं जो है औषधियां बनाती है, पंचगव्य जो है वो चीजें बनाने लगी हैं, जिनको बाजार में बेच के अच्छे दाम जो हैं। इसके अलावा किसानों के लिए उर्वरक जो हैं, अगर हम बात करें कंपोस्ट जिसको हम कहते हैं, देसी खाद और बीज जो है, और जो हम कहें अगर ऑर्गेनिक कीटनाशक वगैरह भी वो गौशाला बना रही है, जिससे अच्छी आमदनी हो रही है। तो इस प्रकार ध्यान देने लगी हैं। अब गौशालाएं जो है दानवीरों पर ही जो है वो डिपेंड नहीं रही बच्चों। और अभी आपने पीछे पढ़ा होगा कि गौशालाओं में जो है वो बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे, सामुदायिक बायोगैस प्लांट की, उनके गोबर जो है और जो गौमूत्र है उससे भी आमदनी जो है वो कर सकेंगे गौशालाएं। और अभी हमने पढ़ा था कि जो गीता महोत्सव जो शुरू होने जा रहा है उसमें 2 लाख दीप जो हैं, 2 लाख दीपक जो कि गाय के गोबर से बने होंगे, 4 गौशालाओं से उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। 2 लाख दीपकों से भगवान श्री कृष्ण की आकृति बनाई जाएगी गीता महोत्सव पर। कितने? 2 लाख दीपों से भगवान श्री कृष्ण जो है और शंख जो है और जो मोर पंखी है उनकी आकृति जो है बनाई जाएगी बच्चों। तो इस प्रकार अगर हम ध्यान दें तो जो अनुदान की अगर हम बात करें, सरकार जो अनुदान देती है वो बहुत कम दिया है सरकार ने। हालांकि भाजपा सरकार ने आके इसका बजट बढ़ाया है बच्चों, वो इसी वीडियो में पढ़ेंगे। अनुदान जो है अब नई रणनीति अनुदान के लिए सरकार ने बढ़ाई है। क्या रणनीति जो है बढ़ाई है? अगर कोई गौशाला 33% अनुपयोगी गोवंश रखती है, 33% अनुपयोगी, जिसका कोई उपयोग नहीं है, जो मतलब ये किसी काम का नहीं है, ऐसा गोवंश रखती है उसकी संभाल के लिए, तो उसको कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा। अगर 50% कोई गौशाला जो है अनुपयोगी गोवंश रखती है, 50%, तो 50% पे 100 रुपए दिए जाएंगे। कितने? 100 रुपए। 100 रुपए प्रति गोवंश सालाना दिए जाएंगे। ठीक है। अगर बच्चों कोई 75% अनुपयोगी पशुओं को रखती कोई गौशाला या नंदीशाला, तो उसको जो है 200 रुपए प्रति गोवंश सालाना जो है सरकार देगी। अगर कोई 99% अनुपयोगी जो गोवंश रखता है तो उसको 300 रुपए जो है वो प्रति गोवंश जो है वो सालाना दिए जाएंगे। और अगर कोई 100% जो है अनुपयोगी गोवंश रखता है तो उसको 400 रुपए उस गौशाला या नंदीशाला को जो है वो दिए जाएंगे बच्चों। ठीक है। तो प्रदेश में वर्तमान में कितनी गौशालाएं हैं? तो 624 गौशालाएं बच्चों, जो रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड है। पहली गौशाला हरियाणा में कहां खोली गई थी? रेवाड़ी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आकर यहां गौशाला खुलवाई थी बच्चों। ठीक है। और अगर हम बात करें कि
अब सरकार ने जो एक रणनीति बनाई है गौशालाओं को अनुदान देने की, उसमें क्या है, अगर कोई गौशाला 33% अनुपयोगी गोवंश को रखती है तो उसे कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा। 50% अनुपयोगी अगर गोवंश को रखती है तो उसे 100 रुपए प्रति गोवंश सालाना दिए जाएंगे। अगर 75% अनुपयोगी गोवंश को रखती है तो उसे 200 रुपए प्रति गोवंश सालाना दिए जाएंगे। 99% रखने वालों को 300 रुपए, और जो 100% जो गौशाला या नंदीशाला जो है वो अनुपयोगी पशुओं को रखती है तो उसे 400 रुपए प्रति गोवंश सालाना जो सरकार अनुदान देगी बच्चों। ठीक है, इसके अलावा 4,44,000 गोवंश जो है वो इन गौशालाओं में जो है वो फिलहाल जो है कितना उपलब्ध है, 4,44,000 गोवंश। बच्चों सभी गौशालाओं में जो है बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। सरकार जो है 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से जो बिजली चार्ज लेगी इनसे। पंचायतें जो हैं वो सस्ती दरों पे जमीन उपलब्ध करवाएंगी। इसके अलावा बायोगैस प्लांट की अगर हम बात करें तो पहला सामुदायिक बायोगैस प्लांट कहां लगाया गया है, ये क्वेश्चन जो हम कई बार पढ़ चुके हैं। पहला, प्रदेश का पहला सामुदायिक बायोगैस प्लांट जो है वो कहां लगाया गया है, तो वो लगाया गया बच्चों हिसार में, हिसार के नया गांव में, हिसार के नया गांव में। और अब वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाया गया था, वो सफल हुआ है। तो बच्चों अगले 3 महीनों में प्रत्येक जिले में कम से कम एक सामुदायिक बायोगैस प्लांट जो है वो सरकार लगाएगी। कम से कम एक हर जिले में सामुदायिक बायोगैस प्लांट जो है वो लगाने जा रही है हमारी सरकार। तो बच्चों आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, तो ये आप पीडीएफ से पढ़ लेना बच्चों। और पीडीएफ जो है उसके लिए आप केसी पब्लिकेशन जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा बच्चों। पिछले 6 वर्षों से प्रदेश में गौ सेवा आयोग का बजट 45 लाख से बढ़कर 30 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी बेसहारा पशुओं को आसरा नहीं मिल पाया। और बच्चों हमारी सरकार ने पहले 15 अगस्त 2018 तक प्रदेश को बेसहारा पशुओं से मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा था, कब 15 अगस्त 2018 को, फिर बढ़ाकर 1 जनवरी 2019 को किया कि 1 जनवरी 2019 तक प्रदेश को बेसहारा पशुओं से मुक्त कर दिया जाएगा। उसके बाद 2020 का लक्ष्य रखा, लेकिन अभी तक अभियान जो पूरा नहीं हो पाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला बच्चों। अब निगम आयुक्त, निगम के जो कमिश्नर हैं, निगम आयुक्त की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ACR जो है किसकी सलाह से लिखी जाएगी। कहता है बच्चों अब निगम आयुक्त यानी कि कमिश्नर की जो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट है ACR वो किसकी सलाह से लिखी जाएगी। बच्चों आप जानते हो हरियाणा में कितने नगर निगम हैं, तो हरियाणा में 10 नगर निगम हैं। कितने हैं? 10। सबसे पहला नगर निगम और सबसे पुराना फरीदाबाद है, जो 1994 में नगर निगम बनाया गया था। फरीदाबाद सबसे पहला और सबसे पुराना और सबसे बड़ा नगर निगम है फरीदाबाद। दूसरा बच्चों फिर गुरुग्राम को बनाया गया, उसके बाद 7 इकट्ठे बनाए गए, और उसके बाद 2015 में सबसे लेटेस्ट जो है, सबसे लास्ट जो है वो कौन सा बनाया गया, सोनीपत को सबसे लास्ट जो है वो कौन सा बना, सोनीपत। तो टोटल कितने हैं? 10 नगर निगम हरियाणा में बच्चों। और नगर निगम का जो प्रमुख है उसे मेयर कहते हैं, मेयर या महापौर। और बच्चों आपको ध्यान होगा पहले मेयर के जो चुनाव थे वो नगर निगम के जो पार्षद चुने जाते थे उन पार्षदों के चुनाव से होता था। नगर निगम में पहले पार्षदों का चुनाव होता था और वो पार्षद फिर किसका, मेयर का चुनाव करते थे, उनकी वोटिंग से मेयर का चुनाव होता था। लेकिन अब आगे जो है वो नगर निगम के मेयर के चुनाव डायरेक्ट होंगे। नगर निगम के मेयर के चुनाव क्या होंगे? वो डायरेक्ट होंगे बच्चों। जिस तरह सरपंच डायरेक्ट चुना जाता है उसी प्रकार नगर निगम के मेयर जो हैं वो डायरेक्ट चुने जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और अभी जो 27 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 3 नगर निगमों के चुनाव होने हैं 27 दिसंबर को। कौन कौन से? पंचकुला, अंबाला
और सोनीपत, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत के जो हैं वो नगर निगमों के चुनाव होने, तो इसमें जो मेयर चुना जाएगा वो डायरेक्ट चुना जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, पहले अप्रत्यक्ष रूप से चुनते थे, जनता अपने प्रतिनिधियों के रूप में पार्षदों को चुनती थी और पार्षदों के जो है वो किसको चुनते थे, मेयर को चुनते थे। अब डायरेक्ट होगा। ठीक है, पहले जो है 5 जो नगर निगमों के चुनाव हो चुके थे, अब 27 को कितने के होंगे, 3 के होंगे। जो पहले 5 हुए थे उनके अप्रत्यक्ष रूप से मेयर चुने गए थे, लेकिन अब जो है क्या होंगे, प्रत्यक्ष रूप से मेयर जो है वो चुने जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये कहता कि अब निगम आयुक्त की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट किसकी सलाह से लिखी जाएगी, तो ये नगर निगम के मेयर की सलाह से, मतलब और पावरफुल मेयर को बना दिया भाजपा सरकार ने, और ज्यादा पावर दे दी है। हालांकि इसकी रिपोर्ट लिखेगा कौन, प्रशासनिक सचिव। नगर निगम का जो प्रशासनिक सचिव है रिपोर्ट वही तैयार करेगा, लेकिन किसकी सलाह से, नगर निगम मेयर की सलाह से। पहले नगर निगम मेयर की सलाह नहीं ली जाती थी। और बच्चों इसकी समीक्षा संबंधित मंत्री करेगा, संबंधित मंत्री। तो संबंधित मंत्री कौन सा होगा बच्चों, नगर निकाय मंत्री। नगर निकाय मंत्री जो है वो इसकी समीक्षा करेगा। और अपीलिंग अथॉरिटी किसके पास होगी, मुख्यमंत्री के पास जो है वो अपीलिंग अथॉरिटी होगी बच्चों। अपीलिंग अथॉरिटी वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के पास होगी। ठीक है, अब फिर हम बात कर रहे हैं, लिखेगा कौन, प्रशासनिक सचिव। लिखेगा कौन, प्रशासनिक सचिव, नगर निगम प्रशासनिक सचिव। किसकी सलाह से, नगर निगम मेयर की सलाह से। और इस रिपोर्ट की समीक्षा कौन करेगा, उससे जो संबंधित मंत्री है। कौन से मंत्री के अंतर्गत आएंगे, नगर निकाय मंत्री। तो हमारे नगर निकाय मंत्री कौन है बच्चों, नगर निकाय मंत्री जो हैं वो कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। श्री अनिल विज, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, जो हमारे गृह मंत्री भी हैं बच्चों, जो हमारे आयुष मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, तकनीकी शिक्षा मंत्रालय भी उन्हीं के पास है बच्चों। और अपीलिंग अथॉरिटी जो वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के पास होगी। तो 16 दिसंबर को एक अहम फैसले में नगर निगम के मेयरों को पावरफुल बना दिया है बच्चों। तो ये सारी चीज आप जो है इसमें पढ़ लेना पीडीएफ में। और पीडीएफ के लिए फिर मैं आपको बता रहा हूं कि केसी पब्लिकेशन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप जो है ज्वाइन कर लेना बच्चों। और जल्द ही हम जो है जल्द ही हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्विज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। प्रदेश में नगर निगमों के आयुक्त पदों पर जो है आईएएस और एचसीएस अधिकारियों की नियुक्ति होती है। पहले बच्चों ज्यादातर क्या थे, एचसीएस। अब जो है किसकी नियुक्ति कर ली है, आईएएस की। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में गोकसी व तस्करी को रोकने के लिए किस राज्य की तर्ज पर काऊ टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। बच्चों हमारे हरियाणा में गोकसी और तस्करी को रोकने के लिए किस राज्य की तर्ज पर काऊ टास्क फोर्स बनाई जाएगी, तो यह गुजरात मॉडल की तर्ज पर। गुजरात जो राज्य है, गुजरात जो मॉडल है उसकी तर्ज पर हमारे प्रदेश हरियाणा में भी काऊ टास्क फोर्स जो है वो गठित की जाएगी बच्चों। इस पे काम चल रहा है। इसमें 11 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे, 11 सदस्य होंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहां आप मेरे को ये कमेंट करके बताइए कि हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है। करंट का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है। अभी इसी साल जो है ये नियुक्त किए गए थे, आपको ध्यान हो, श्री श्रवण कुमार गर्ग। कौन है, श्री श्रवण कुमार गर्ग। श्री श्रवण कुमार गर्ग भानीराम मंगला का जो है इन्होंने स्थान लिया है बच्चों। तो काऊ टास्क फोर्स किसके तर्ज पे, गुजरात मॉडल की तर्ज पे बनाई जाएगी। कितने सदस्य होंगे, 11 सदस्य होंगे। अगर गौ सेवा आयोग की हम बात करें तो बच्चों गौ सेवा आयोग का चेयरमैन वर्तमान में कौन है, श्री श्रवण कुमार गर्ग जो हैं ये हैं बच्चों। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा गोवंश
संरक्षण अधिनियम संशोधित कब पारित किया गया बच्चों? ये क्वेश्चन भी हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है। हरियाणा गोवंश संरक्षण अधिनियम जो है ये 2015 में जो मनोहर सरकार की पहली पारी थी उसमें जो है ये पारित किया गया था। इसके तहत गो तस्करी या जो गो कसी करने वाले व्यक्ति को 3 साल से 10 साल तक सजा का प्रावधान है। 3 वर्ष से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और 30,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो हरियाणा गोवंश संरक्षण अधिनियम जो संशोधित है कब पारित किया? 2015 में। इसके तहत जो है गो कसी और गो तस्करी के लिए जो है 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और 30,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है बच्चों। ठीक है, तो देखिए, तो ये सभी जिलों में 11 सदस्यीय स्पेशल काऊ टास्क फोर्स जो है वो बनाई। इसमें पुलिस होगी, पशुपालन शहरी निकाय विभाग के अधिकारी होंगे और हरियाणा गौ सेवा आयोग, गौ रक्षक समितियों और गौ सेवकों के 5 सदस्य जो हैं वो उसके अंदर शामिल किए जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये कितने सदस्यीय टीम होगी? 11 सदस्यीय। तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना के कारण निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय मेले का आयोजन जो है टाल दिया गया है? कोरोना के कारण निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय मेले का आयोजन जो है वो टाल दिया गया बच्चों? तो ए ऑप्शन है गीता महोत्सव। आप जानते हो गीता महोत्सव नहीं टाला गया है। 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जो है वो गीता महोत्सव, 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जो है वो गीता महोत्सव जो है वो मनाया जाएगा बच्चों। ठीक है, गीता सप्ताह भी हम इसको कह सकते हैं। कब से कब तक है ये है 17 से 25। इसके अलावा अगर हम बात करें सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड मेला आप जानते हैं बच्चों फरीदाबाद में लगता है। कहां लगता है? फरीदाबाद में। कब से कब तक? 1 से 15 फरवरी तक हर वर्ष। 1 से 15 फरवरी तक हर वर्ष जो है अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला बच्चों, ये जिसे शिल्पकारों का कुंभ या क्राफ्ट्समैन का कुंभ कहा जाता है। तो ये जो मेला है वो किससे संबंधित है बच्चों? ये मेला जो है वो शिल्पकारों से संबंधित है। तो शिल्पकारों का कुंभ या क्राफ्ट्समैन का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? तो वो कहलाता है सूरजकुंड का मेला। कहां लगता है? फरीदाबाद के सूरजकुंड में बच्चों। कब? 1 से 15 फरवरी तक। तो इस बार कोरोना महामारी के चलते सूरजकुंड मेले को टाल दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि इसकी तैयारी 4-5 महीने पहले ही शुरू हो जाती थी। लेकिन अब कोरोना महामारी के कारण इसकी तैयारियां नहीं हो सकी है। जब कोरोना महामारी कम हो जाएगी, सुचारू रूप से जब जो जनजीवन वो चलना शुरू हो जाएगा, तो दोबारा जो है सरकार इस पे विचार करेगी। तो ये कौन सा सूरजकुंड मेला था जो स्थगित हुआ? तो ये 35वां था बच्चों। कौन सा? 35वां सूरजकुंड मेला जो है वो था। आम मेला आप जानते हो, पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आम मेला जो है ये कहां लगता है? ये पिंजौर में लगता है बच्चों। पिंजौर में जुलाई के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में आमों का मेला या आम मेला कहां लगता है? पिंजौर पंचकुला में लगता है। कृषि मेला जो है वो HU हिसार, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में जो है ये लगता है। तो ये मेला भी अब की बार वर्चुअल था कोरोना महामारी के कारण, लेकिन सूरजकुंड मेले को जो है वो टाल ही दिया, स्थगित कर दिया गया जब तक कि नॉर्मल स्थितियां नहीं हो जाती तब तक के लिए। ठीक है, तो आगे देखिए बच्चों अगला, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव से निम्न में से किस देश के लोग भी जुड़ेंगे? बच्चों अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव अभी हमने पढ़ा कि 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक ये मनाया जाएगा। बच्चों गीता जयंती हम पहले भी पढ़ चुके हैं गीता जयंती के बारे में। गीता जयंती कब होती है? मार्गशीर्ष यानी कि मिंगसर महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, 11 चांदनी 11 मिंगसर महीने की, उस दिन गीता जयंती होती है। और अब की बार ये 25 दिसंबर को पड़ती है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस भी हमारा मनाया जाता है बच्चों, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है। और गीता का जो ज्ञान है वो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। कहां दिया था बच्चों? तो वो दिया था
ज्योतिषर नामक स्थान पे। तो कुरुक्षेत्र को जो है वो गीता की जन्मस्थली कहा जाता है। किस वृक्ष के नीचे? वट वृक्ष के नीचे। कितने श्लोक है गीता में? तो गीता में 700 श्लोक हैं। तो गीता को जो है अर्जुन के अलावा और किन लोगों ने डायरेक्ट सुना था? तो संजय ने सुना था, जो धृतराष्ट्र के सारथी हैं, क्योंकि उसको देखने और सुनने के लिए जो महर्षि वेदव्यास उन्होंने जो दिव्य दृष्टि दी थी, वो सारा वृतांत धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। इसके अलावा किसने सुना था? हनुमान ने, जो कि अर्जुन के ध्वज पर जो है विराजमान थे, उसके रथ के ध्वज पे। इसीलिए अर्जुन का एक पर्यायवाची है कपि ध्वज। और ये क्वेश्चन हरियाणा एसएससी पूछ चुकी कि कपि ध्वज किसका दूसरा नाम है? अर्जुन का। कपि है ध्वज में जिसके। कपि आप जानते हो किसका पर्यायवाची है? बंदर का, वानर का। इसके अलावा घटोत्कच का पुत्र और भीम का पुत्र बर्बरीक ने जो है, जिसे आज खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है, उन्होंने इसको डायरेक्ट जो है सुना था। तो बच्चों, गीता ज्ञान संस्थानम जो है ये महोत्सव करवाता है। गीता ज्ञान संस्थानम जो है वो कौन चलाता है? गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज। ज्ञानानंद महाराज चलाते हैं, जिनको गीता मनीषी के नाम से जाना जाता है। और गीता ज्ञान संस्थानम कहां है? वो ब्रह्म सरोवर के तट पे। कितने एकड़ में है? 9 एकड़ में बच्चों। कितने एकड़ में है? 9 एकड़ में वो फैला हुआ है। ठीक है। तो अब की बार जो है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लोग जो हैं वो भी जुड़ेंगे बच्चों। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लोग भी जुड़ेंगे इससे। देखिए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी रेडियो पर अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का प्रसारण किया जाएगा। यहां के हजारों लोगों के पास गीता महोत्सव का संदेश लंदन के लाइको रेडियो, कौन सा रेडियो? लाइको रेडियो के माध्यम से पहुंचाया गया है। हजारों लोगों के पास जो है वो गीता महोत्सव का संदेश किस रेडियो के द्वारा? ये भी ध्यान रखना, लाइको रेडियो कहां का? लंदन का। लंदन के लाइको रेडियो के द्वारा पहुंचाया गया बच्चों। राज्यपाल की सचिव और केडीबी सदस्य सचिव जो अनुपमा, ठीक है, लाइको रेडियो पर कुरुक्षेत्र से लाइव साक्षात्कार दिया। अनुपमा जो कि राज्यपाल की सचिव हैं, केडीबी सदस्य सचिव जो हैं, उन्होंने क्या है लाइव अपना इंटरव्यू जो है वो दिया। किसको? लाइको रेडियो को। और ये लाइको रेडियो कहां का बच्चों? लंदन का। तो बच्चों आप जानते हो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो स्वयं राज्यपाल होते हैं। तो वर्तमान में हमारे राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य हैं। तो वर्तमान में कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? श्री सत्यदेव नारायण आर्य। और सरस्वती हेरिटेज जो डेवलपमेंट बोर्ड है उसके कौन होते हैं? हमारे सीएम स्वयं होते हैं। तो उसके कौन है? श्री मनोहर लाल। 10 मिनट के साक्षात्कार में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 के तमाम कार्यक्रम के साथ महोत्सव के साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की भी अपील की है। अहम पहलू यह है कि महोत्सव के संदेश को रेडियो के जरिए ऑस्ट्रेलिया के लोगों तक भी पहुंचाया जाएगा। यह साक्षात्कार, यह इंटरव्यू किसने लिया? भारतीय मूल के रवि शर्मा ने लिया। ठीक है, यह इंटरव्यू लिया बच्चों। साक्षात्कार में केडीबी सदस्य सचिव ने इंग्लैंड के साथ साथ दुनिया भर के लाइको रेडियो के श्रोताओं को अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के साथ 17 से 25 दिसंबर तक वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की बात कही। और इसका आगाज कहां से होगा बच्चों? विश्व प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा तालाब, सबसे बड़ा सरोवर जो 4 ओर से पक्का सरोवर। इसके अलावा अबुल फजल ने इसको किसकी संज्ञा दी थी? लघुरूप महासागर, मिनिएचर ओशियन। क्वेश्चन हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है। मिनिएचर ओशियन किसने? अबुल फजल ने। के तट पर पुरुषोत्तमपुरा बाग में होने वाले गीता यज्ञ से जो है इसका आगाज होगा। तो आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा देश की पहली विस्टाडोम ट्रेन कहां से कहां तक चली? बच्चों विस्टाडोम ट्रेन हमारे देश की पहली कहां से कहां तक चली? तो यह चली बच्चों कालका से शिमला तक। कहां तक? कालका से शिमला तक चली बच्चों। आपको ध्यान होगा, अगर हम बात करें इसमें जो है 7 कोच हैं। कितने? 7 कोच हैं बच्चों, जिसमें 6 जो कोच हैं वो पारदर्शी हैं। 6 कोच क्या है? पारदर्शी हैं। ठीक है, जिसमें बैठकर जो शिमला से कालका से शिमला जब हम जाते हैं, कालका से शिमला, तो पहाड़ों पर जो ढकी हुई बर्फ है उसके नजारे जो है वो आराम से यात्री ले सकता है। 6 कोच इसमें क्या है? पारदर्शी है। और जो 7वां कोच है बच्चों, टोटल 7 कोच हैं, 6 कोच पारदर्शी हैं और जो 7वां है वो एक फर्स्ट क्लास सीटिंग कम लगेज है।
एक जो है वो सीटिंग कम लैगेज कोच है बच्चों। एक कोच जो है ये फर्स्ट क्लास सीटिंग कम लैगेज कोच है। तो टोटल 7 है और एक व्यक्ति का जो किराया है वो 730 रुपए प्रति सीट है। एक कोच में 15 सीटें हैं। एक कोच में कितनी सीटें हैं? 15 सीटें हैं और प्रति व्यक्ति जो है वो किराया कितना है? वो 730 रुपए किराया है बच्चों। ठीक है, कर लोगे कि देश की पहली विस्टाडोम ट्रेन कहां से कहां तक चली? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालका से शिमला तक। इसमें कितने कोच हैं बच्चों? 7 कोच हैं, जिसमें से 6 पारदर्शी कोच हैं, जिससे जो पहाड़ों का जो नजारा वो देखा जा सकता है। और 7वां जो है वो एक कोच है, वो सीटिंग कम लैगेज कोच है, फर्स्ट क्लास सीटिंग कम लैगेज कोच है। और एक कोच में 15 सीटें हैं बच्चों और प्रति सीट का जो किराया वो 730 रुपए है। ठीक है, आपको ध्यान होगा बच्चों कि पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक हमारी देश की पहली सीएनजी ट्रेन चली थी। ध्यान आया कुछ? रेवाड़ी से रोहतक पहली सीएनजी ट्रेन, यह क्वेश्चन भी हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है। कब चली थी? 13 जनवरी 2015 को। 13 जनवरी 2015 को हमारे देश की पहली सीएनजी ट्रेन जो है वो कहां से कहां तक चली थी? रेवाड़ी से रोहतक तक। ठीक है बच्चों, रेवाड़ी के बारे में आप जानते हो कि रेवाड़ी हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन हमारे हरियाणा का रेवाड़ी है, जिससे 6 दिशाओं में जो है वो रेल मार्ग निकलते हैं। कितनी दिशाओं में? 6 दिशाओं में। इसके अलावा पानीपत से भी 4 दिशाओं में रेल मार्ग निकलते हैं, पानीपत जंक्शन से भी। और अगर हम अंबाला की बात करें, अंबाला उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय है। अंबाला उत्तरी रेलवे जोन जो है उसका मंडल मुख्यालय हमारे हरियाणा में कहां है? तो वो है बच्चों हमारे हरियाणा में अंबाला में। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्थन रेलवे वर्कशॉप, उत्तरी रेलवे जोन की जो कार्यशाला वर्कशॉप कहां है? वो यमुनानगर के जगाधरी में। और जगाधरी को बच्चों आप जानते हो ब्रास सिटी कहते हैं। यमुनानगर और जगाधरी दोनों को जो ट्विन सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्विन सिटी। और अगर हम बात करें रेलवे का शिपिंग यार्ड जो वो कहां है? तो वो हिसार में बच्चों। शिपिंग यार्ड कहां? रेलवे का हिसार में। और रेलवे कोच फैक्ट्री और कंटेनर डिपो वो गन्नौर के बरही या बड़ी, गन्नौर के बरही या बड़ी में क्या है? रेलवे कोच फैक्ट्री या कंटेनर डिपो जो है वो कहां स्थापित किए गए हैं? वो बरही या बड़ी में। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमारे देश का एकमात्र लोकोमोटिव शेड, देश का एकमात्र लोकोमोटिव शेड भाप का इंजन जो कि चालू हालत में है। देश का एकमात्र जो लोकोमोटिव इंजन है भाप का इंजन जो कि चालू हालत में है, कौन सा? फेरी कमीन। कौन सा बच्चों? फेरी कमीन। ये भी कहां है? ये रेवाड़ी में। रेवाड़ी में बच्चों लोकोमोटिव शेड है, संग्रहालय है। तो वहां पे ये जो इंजन है फेरी कमीन कहां रखा गया है? वो रेवाड़ी जो लोकोमोटिव संग्रहालय उसमें। तो ये हमारे देश का एकमात्र लोकोमोटिव इंजन भाप का इंजन जो अभी चालू हालत में है वो कौन सा है? फेरी कमीन। कहां है? रेवाड़ी बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है। तो ये मैंने आपको सारी बता दी बच्चों। ये आप पीडीएफ से जो है पढ़ सकते हो। और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो केसी पब्लिकेशन जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नामित हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बिफोर आई डाई के निर्देशक नकुल देव प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? बच्चों अभी जो गोवा में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा उसके लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बिफोर आई डाई जो है वो नामित हुई है। बिफोर आई डाई, बिफोर आई डाई जो है ये सिरसा के फ्लावरमैन जो है उनकी जीवनी पर आधारित है बच्चों डॉक्यूमेंट्री। तो आपको यह ध्यान रखना है इस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? बिफोर आई डाई। क्या नाम? बिफोर आई डाई। निर्देशक कौन है इसके? तो निर्देशक है नकुल देव। प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो बच्चों रोहतक से। कहां से? रोहतक से। बच्चों आपको ध्यान है रोहतक से जो है सुभाष घई भी रोहतक से संबंध रखते हैं। सुभाष घई, अशोक घई,
इसके अलावा निर्देशक अश्वनी चौधरी, अरविंद स्वामी, ये सारे निर्देशक हैं बच्चों। ठीक है, तो नकुल देव कहां से हैं? नकुल देव जो है वो कहां से? रोहतक से। इसके अलावा और निर्देशक सुभाष घई रोहतक से हैं, अशोक घई रोहतक से हैं, अश्वनी चौधरी। आपको ध्यान होगा पहली हरियाणवी फिल्म जिसे नेशनल अवार्ड मिला था, पहली हरियाणवी फिल्म जिसे जो है वो नेशनल अवार्ड मिला था वो थी लाडो, 2000 में आई थी। उसके निर्देशक कौन थे? अश्वनी चौधरी। ये भी कहां से? रोहतक से। ठीक है, तो उसे किस कैटेगरी में ये अवार्ड मिला था बच्चों? किस कैटेगरी में? पहली हरियाणवी फिल्म जिसे नेशनल अवार्ड दिया गया था वो थी लाडो। कब आई? 2000 में, जिसमें आशुतोष राणा जो बॉलीवुड के एक स्थापित कलाकार उन्होंने अभिनय किया था, मुख्य लीड रोल में थे वो। तो बच्चों किस कैटेगरी में उनको ये सम्मान मिला था? इस फिल्म को जो है ये किस कैटेगरी में अवार्ड मिला था? किसी भी निर्देशक की पहली बेस्ट फिल्म, किसी भी निर्देशक की पहली फिल्म उस कैटेगरी में सबसे बेस्ट जो थी वो ये थी बच्चों। कौन सी? लाडो। अरविंद स्वामी ये भी हरियाणवी फिल्मों के बहुत अच्छे निर्देशक रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक जो है जयंत प्रभाकर रहे हैं। हरियाणवी फिल्मों के सबसे ज्यादा निर्देशक, सबसे ज्यादा किसने निर्देशित की? जयंत प्रभाकर ने। उसके बाद अरविंद स्वामी का नाम आता है। ये कहां से है? रोहतक से। बच्चों हमारे मुख्य कलाकार अगर हम बात करें मनोज कुमार, उनका भी जिक्र मिलता है कि वो रोहतक या झज्जर से जो है वो आते हैं, लेकिन एक्चुअली मनोज कुमार जो करनाल के इंद्री से संबंध रखते हैं। ध्यान रखना, ऑप्शन में अगर झज्जर ना हो, रोहतक ना हो, करनाल दिया हो तो ध्यान रखना वो एक्चुअल में करनाल के इंद्री से संबंध रखते हैं। ठीक है बच्चों, महेंद्रगढ़ से अभी हमने पढ़ा था सतीश कौशिक आते हैं। महेंद्रगढ़ से कौन आते हैं? सतीश कौशिक। ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर, निर्देशक हैं, बहुत अच्छे, और वर्तमान में हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड के चेयरमैन हैं। हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड गठन जनवरी 2020 में किया गया। पहले हरियाणा फिल्म सेल होती थी, हरियाणा फिल्म सेल, उसके स्थान पे क्या बना गया? हरियाणा प्रोत्साहन बोर्ड जो है, हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड। चेयरमैन कौन वर्तमान में? सतीश कौशिक। कहां से आते हैं? महेंद्रगढ़ से आते हैं बच्चों। कहां से? महेंद्रगढ़ से आते हैं। ठीक है, और अभी हाल ही में इनकी जो हरियाणवी फिल्म रिलीज हुई थी, मारी छोरी छोरों से कम नहीं, मारी छोरी छोरों से कम नहीं। बच्चों अंबाला की बात करें तो अंबाला से जूही चावला, अंबाला से परिणीति चोपड़ा, अंबाला से ओमपुरी जो है, इस जैसे कलाकार जो हैं ये कहां से? अंबाला से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, गोवा में 16 से 24 जनवरी को आयोजित होने वाला अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में निर्माता निर्देशक नकुल देव की फिल्म बिफोर आई डाई नामित हुई है। हरियाणा प्रदेश की पहली ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, पहली ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है हरियाणा प्रदेश की जिसे अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए जो नामित हुई है। और रोहतक के निर्माता नकुल देव ने यही की पृष्ठभूमि पर फिल्माया इसको, यही की पृष्ठभूमि पे। यह फिल्म किसका संदेश देती है? पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है कि गंदगी वाली जगहों पे जो है, फिल्म की कहानी गंदगी वाले क्षेत्रों में फूल खिलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। और किसका? गंदगी वाले क्षेत्रों में फूल खिलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। बिफोर आई डाई फिल्म की कहानी सिरसा जिला के फ्लावरमैन डॉक्टर रामजी जैमल, सिरसा जिले के फ्लावरमैन डॉक्टर रामजी जैमल के जीवन पर आधारित है। तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि डॉक्टर रामजी जैमल जो है, जिन्हें फ्लावरमैन के नाम से जाना जाता है, तो उनके जीवन पर कौन सी जो है वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई? बिफोर आई डाई। किसने निर्देशित की? नकुल देव ने। नकुल देव कहां से हैं? रोहतक से। और जो फ्लावरमैन डॉक्टर रामजी जो जैमल है वो कहां से हैं? वो सिरसा से। जिसने उन्होंने न जाने कितने जगहों को महकाया है। उन्हें कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी। यह फिल्म अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सिलेक्ट हो चुकी है और फिल्म महोत्सव में इसकी स्क्रीनिंग भी होगी। नेक्स्ट है बच्चों, प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ठीक है,
तो प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो बच्चों ए आलोक वर्मा, आप जानते हो एचपीएससी के चेयरमैन बनाए गए हैं। ध्यान रखना, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एचपीएससी। ठीक है, एचपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? एचएसएससी नहीं, एचएसएससी के तो भारत भूषण भारती हैं। एचपीएससी के पहले रणजीत सिंह पंचनंदा होते थे, उनके स्थान पे किसे बनाया गया? आलोक वर्मा को। ठीक है, हरियाणा प्रशासनिक सेवा आयोग जो है उसके चेयरमैन कौन है? आलोक वर्मा। किसका स्थान लिया? रणजीत सिंह पंचनंदा का। विजयवर्धन, आप जानते हो हरियाणा के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? तो बच्चों ये हैं विजयवर्धन। कौन से नंबर के हैं? 34वें नंबर के। किसका स्थान लिया है? केशनी आनंद अरोड़ा का। दीप्ति उमाशंकर, बच्चों इन्हें हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? दीप्ति उमाशंकर को। और अनुराग अग्रवाल, आप जानते हो बच्चों, इनसे के नाम से परिचित होंगे, हरियाणा राज्य निर्वाचन अधिकारी हैं अनुराग अग्रवाल। ठीक है, तो देखिए हरियाणा सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष आईएएस दीप्ति उमाशंकर को नियुक्त किया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। तो बच्चों क्या आप कमेंट करके ये बता सकते हो कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग या मंत्रालय किसके पास है? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जो है ये मंत्रालय, ये किसके पास है? दीप्ति मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर की पत्नी है। दीप्ति उमाशंकर किसकी पत्नी है? वी उमाशंकर की। और वी उमाशंकर क्या है? मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव। तो बच्चों पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय जो है वो हमारे सीएम श्री मनोहर लाल के पास है। श्री मनोहर लाल हमारे वित्त मंत्री भी यही बच्चों। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ किसी मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है। वह केंद्र के साथ ही हरियाणा के बेहद अहम पदों पर सेवाएं दे चुकी हैं। उन्हें पर्यावरण सुधार के लिए यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है और नियुक्ति आदेश जो है तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। अब यह है अनुराग अग्रवाल। अनुराग अग्रवाल की मैं बात कर रहा था, इन्हें भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है बच्चों, वो भी आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना। हरियाणा सरकार ने आईएएस अनुराग अग्रवाल की जिम्मेदारी बढ़ा दी है। सरकार ने तुरंत प्रभाव से मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये हरियाणा के क्या थे? मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? वो है अनुराग अग्रवाल। हरियाणा निर्वाचन विभाग के प्रधान सचिव भी कौन है? निर्वाचन विभाग के प्रधान सचिव भी अनुराग अग्रवाल। और हरियाणा राज्य औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक कौन है? वो भी अनुराग अग्रवाल को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा हरियाणा वित्तीय निगम का प्रबंध निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। तो अनुराग अग्रवाल के पास काफी जिम्मेदारियां बच्चों। एक तो ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? ठीक है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, सीईओ, चीफ इलेक्शन ऑफिसर हरियाणा के कौन हैं? तो अनुराग अग्रवाल हैं। इसके अलावा निर्वाचन विभाग के प्रधान सचिव कौन है? अनुराग अग्रवाल। इसके अलावा हरियाणा राज्य औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम, ठीक है, तो इसके प्रबंध निदेशक कौन है? तो ये भी अनुराग अग्रवाल। और एक और कार्यभार इन्हें दिया गया, हरियाणा वित्तीय निगम का प्रबंध निदेशक जो है वो बनाया गया है बच्चों। ठीक है, तो ये याद रखना, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। और पीडीएफ के लिए मैं फिर आपको कहता हूं बच्चों, केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा क्विज के लिए जो है वो कृष्णिया क्लासेस जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और अब जो है हरियाणा करंट की क्विज जो स्टार्ट होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो बच्चों ये थे हमारी आज की क्लास, उम्मीद करता आपको पसंद आई होगी। तो इसे ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लगातार जो है आप बने रहिए हमारे साथ। अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, पुख्ता कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।